फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी प्राचीन इतिहास की क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, और इसमें जो सम्मिलित करने वाले प्रश्न आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आपने यूपीपीसीएस प्री जो भी हुआ था जिसका रिजल्ट भी आ चुका है उसको अगर आपने देखा होगा, या आपने जो यू आर ओ का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसको देखा हो, तो आयोग का एक पैटर्न पता चलता है कि अब कथन कारण निष्कर्ष वाले प्रश्न और सम्मिलित करने वाले प्रश्न जो है बहुतायत मात्रा में पूछे जा रहे हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न उसमें समाहित रहते हैं। तो इसी वजह से मैंने शुरुआत की थी, और पहले वीडियो को आपने देखा, काफ़ी प्यार किया, पसंद किया उसको, और इसी वजह से मैं दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ, और ये भी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड होगा। और हम इसी तरह से आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत को इतिहास को कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से। और अगर आपने, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो किया, कई बार अगर आपने इसका रिवीजन किया, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और यहीं से प्रश्न आएगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो एग्ज़ाम के लायक हो, और कोई ऐसी चीज़ शामिल भी नहीं की है जो एग्ज़ाम में न पूछी जाए, ठीक है। और जो बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं जो आपको आती होंगी, ये सोच करके मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप भी की हुई हैं, क्योंकि उसमें टाइम बर्बाद होगा आपका, इसलिए मैंने कोशिश की हुई है इसको। तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा कंटेंट, आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, आपको तब पता लगेगा कि सच में यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो एकदम एग्ज़ाम के हिसाब से ही है, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ और ज़रूरी बातें बताना है कि इस समय बहुत सारे जो हैं कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, और बहुत सारी गारंटी आपको देते हैं, और ऐसे लोगों से आपको सावधान होना है। यूट्यूब पर कोई भी इस तरीके का वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, हो सकता है अब बनाना शुरू कर दें। और ऐसा कंटेंट पेड बैच वाले भी नहीं दे रहे हैं, फालतू का आपको जो है टाइम आपका वेस्ट करेंगे, बर्बाद कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। क्यों मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसी परिस्थिति से मैं भी गुजरा हूँ, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। लोगों को पैसा लेना है, पैसा लेने के बाद वो भूल जाएंगे। आपको ऐसा कंटेंट देंगे, इस तरह से आपको कोशिश करेंगे कि आप खुद नहीं पढ़ेंगे उनका कंटेंट लेकर के, और बाद में पछताना हो जाएगा कि यार मेरा पैसा चला गया। तो ऐसे कई सारी, एक जगह से जाएंगे, फिर दूसरे पर आपको ट्रस्ट आएगा, फिर उस पर जाएंगे, फिर वहाँ भी यही होगा। आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि आप अंततः फिर लौट करके आपके आने में बहुत समय भी हो जाएगा, और आपको बहुत सारा पैसा वेस्ट भी हो चुका होगा। क्योंकि इस सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, इसलिए जानता हूँ। इसलिए किसी भी कोचिंग के कंटेंट पर पूरी तरीके से आप एकदम डिपेंड मत रहिए, बल्कि बुक पढ़िए, बुक से अपना खुद का एक नोट्स तैयार करिए। जो अच्छी बुक्स हैं उन बुक्स को लीजिए एक बार, और उनको मल्टीपल बार उनका रिवीजन करिए, उनके नोट्स बनाइए इस तरीके के जैसा मैंने बनाया हुआ है। सम्मिलित करने वाले भी ऐसे आप बना सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। यही स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, यही स्ट्रेटजी होती है। बाकी अन्य बुकों से बना करके डाटा आपको जो है वो परोस दिया जाएगा, पढ़ते रहिए। अंततः कहीं अगर आपने थक हार करके निकाल भी लिया, तो वो अब आपकी फ़ोटो भी चिपका देंगे कि हाँ मेरी वजह से ही हुआ है। तो यहाँ जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद अगर आप कभी टेस्ट पेपर भी लगाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सच में यहाँ पर जो भी मैटर दिया जा रहा है वो पेड बैच में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए। वो देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना हित होता है, स्वहित होता है, परहित कम और स्वहित ज़्यादा, यही हो रहा है। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मेरा स्वहित बहुत कम है, ना के बराबर, जबकि परहित ही ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे इससे कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा इतना कुछ व्यूज़ भी आते हैं। तो यहाँ स्वहित कम है। स्वहित यही है कि हम जो मैटर आपको दे रहे हैं वो मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद फॉलो करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ मैं आपको भी दे रहा हूँ, कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है। तो आप कितना भी कोई किसी पर विश्वास कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो आपको आप अपनी कोचिंग संस्थान में बैच बेचने के लिए, या आप उसको बैच खरीदें, इसीलिए आपको जो है तरह तरह की बातें बताई जाएंगी कि मैंने ये परीक्षा पास कर ली, मैंने वो परीक्षा पास कर ली, मेरा ये है, मेरा वो है। कहीं कहीं से सूचनाएं फालतू लेकर के देते रहते हैं वो। तो आपका, चूँकि देखिए ये धंधा है, ये बिजनेस है, और ये बिजनेस विश्वास से ही होता है। ये बहुत सारी बातें मैंने आपसे की, हालांकि हर वीडियो में ये चीज़ मैं नहीं करने वाला हूँ, मुझे लगा कि बताना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर
प्रमुख, और यही जो कंटेंट है, एक चीज़ और बता दूं मैं, यही जो कंटेंट है इसी को बढ़िया से टाइप करके कलरफुल करके आपको दे दिया जाएगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो मेरे पास इतने सारे संसाधन नहीं है कि मैं आपको टाइप करके दूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, लेकिन यही चीज़ वो टाइप करके बहुत सारा पैसा ले करके आपको बेचेंगे, ये गारंटी है एकदम। चलिए, प्रमुख जैन ग्रंथों की बात करते हैं। तो इसके लेखक और ग्रंथ कौन कौन से, ये कौन से ग्रंथ हैं? जैन ग्रंथ हैं। जैसे अगर हम बात करें हेमचंद्र की, तो हेमचंद्र का जो ग्रंथ है वो परिशिष्ट पर्वन है। हरिभद्र सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है, कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे समरादित्य कथा है, मूर्ख्याख्यान है और कथाकोश है। उद्योतन सूरी, कुवलयमाला, श्री जिनेश्वर सूरी ये कथाकोश प्रकरण इन्होंने लिखा है, और जिनसेन इन्होंने आदि पुराण लिखा है, गुणभद्र इन्होंने उत्तर पुराण लिखा है। ठीक है, तो ये सारे जैन लेखक हैं और ये सारे के सारे जैन ग्रंथ हैं। अब इसमें से कैसे भी प्रश्न बन सकता है, या तो कथन वाला बना देगा, या तो ऐसे बना देगा कि निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है, या बना देगा निम्न में से कौन सा लेखक जो है वो जैन लेखक नहीं है, और सुमेलित करने वाला तो दे ही देगा कि सुमेलित करिए, कुछ अल्टरनेट करके दे देगा आपको इन्हीं में से। ठीक है, तो आराम से आपको फंसा देगा इसमें। तो अगर आपने इसका रिवीजन किया कई बार, तो निश्चित तौर पर अगर आप इतने में से 2-3 चीज़ें भी अगर आपको याद हो गई, तो वहाँ जो है आप एलिमिनेट करके आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रमुख जीवन चरित्र। अब देखिए, कई राजाओं के बारे में कई लेखकों ने लिखा हुआ है, हमें उस पर नहीं जाना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर एक दरबारी जो लेखक है वो राजा के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें ही लिखेगा। जैसे हम बात करें गढ़वाहों की, तो इसके लेखक जो हैं वो है वाकपति। तो डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है कि गढ़वाहों के लेखक कौन है, तो वाकपति जो है इसके लेखक हैं, और ये कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, उन्हीं के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। विक्रमांक देवचरित, इसके रचनाकार है विल्हड़। देखिए, कई बार यहाँ पर लिखने में हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ लेना है। विक्रमांक देवचरित के लेखक हैं विल्हड़, और ये इन्होंने किसके बारे में लिखा है? चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 6 के बारे में। रामचरित के बारे में बात करेंगे तो रामचरित जो है उसके लेखक हैं संध्याकर नंदी, और ये रामचरित आप गोस्वामी तुलसीदास वाला मत समझिएगा, ये रामचरित जो है रामपाल के बारे में लिखा गया है। और जैसे जैसे रामायण के बारे में जो घटनाएं घटती हैं श्री रामचंद्र और माँ सीता जी के बारे में, वैसे ही इससे तुलना की हुई है किसके बारे में? रामपाल के बारे में। तो किसने की है? संध्याकर नंदी ने। हालांकि अगर किसी ईश्वर से आप किसी की तुलना करते हैं तो सही नहीं है, लेकिन जो है मैंने पहले ही बताया कि शासकों के बारे में लेखक जो हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए जो भी हो, बहुत सारी बातें लिखते हैं। तो उनको राम बना करके ही उन्होंने रामचरित लिखा हुआ है, तो ये रामपाल के बारे में रचना लिखी गई है। ठीक है, पाल वंश के शासक। इसके बाद हम बात करते हैं कुमारपाल चरित, ये हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है, कुमारपाल के बारे में, गुजरात के शासक थे। इसके बाद द्वादश्रय काव्य, ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, कुमारपाल वही दोनों के बारे में की चीज़ है। नव साहसांक चरित, ये पद्मगुप्त इसके लेखक हैं, और सिंधुराज जो है शासक थे इस समय। पृथ्वीराज विजय, ये जैनक के द्वारा लिखी गई है। देखिए, चंद्रबरदाई की भी है पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज विजय है। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जैनक, और जबकि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। तो ये पृथ्वीराज तृतीय, वही पृथ्वीराज चौहान उनके बारे में था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये हैं सिकंदर पूर्व विदेशी यात्री, सिकंदर के समय के विदेशी यात्री, और सिकंदर के बाद के यात्री। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ। जो सिकंदर के पहले आए थे वो कौन से थे, सिकंदर के समय कौन आए थे, सिकंदर के बाद कौन आए थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, पूछा जा सकता है। जैसे सिकंदर के पूर्व आए हुए विदेशी यात्री हैं हेरोडोटस। इसके बाद है टेसियस, स्काईलैक्स है और हिकैटियस हैं। ये सिकंदर के पहले आने वाले यात्री थे। सिकंदर के समय कौन कौन आए, ये सिकंदर के साथ कौन से आए, जैसे निर्याकस, ये जल सेनाध्यक्ष था। अगर हम बात करें आनेसिक्रेटस का, तो ये सिकंदर का जीवनीकार था। कौन? आनेसिक्रेटस। इसके बाद अरिस्टोबुलस की बात करें तो ये जो है इसने पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ वॉर इसने पुस्तक लिखी थी। किसने? अरिस्टोबुलस ने। ये सभी सिकंदर के समय और सिकंदर के साथ ही आए हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर के बाद के यात्री। तो सिकंदर के बाद के यात्री हैं जैसे मेगस्थनीज हैं, डाइमेकस है, डायनीसियस है, डियोडोरस है, स्ट्रैबो है, प्लिनी है, एरियन है, टॉलमी है। इसके बाद जस्टिन है, जस्टिन के बाद फिर प्लूटार्क है, और इसके बाद कॉस्मोस। तो ये सारे सिकंदर के बाद आने वाले हैं और सिकंदर के बारे में ही लिखते हैं ये। ठीक है, इनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलती है, उसके बारे में भी लेखकों ने बहुत सारी जानकारी हमें दी है। ठीक है, तो ये सारे राइटर जो हैं सिकंदर से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, कुछ मुस्लिम लेखक हैं उनकी पुस्तकें। जैसे
पहला लेखक है इब्न खुर्दादब, इसकी पुस्तक का नाम है किताब अल मसालिक वल ममालिक। इसके बाद सुलेमान की पुस्तक है सिलसिलत अल तवारीख, सिलसिलत अल तवारीख। अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक हिंद। अल मसूदी की पुस्तक है मुरज अल दहाब। मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासरी। इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला, अरबी भाषा में लिखी गई थी और ये किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। अलबरूनी किसके समय साथ आया था? ये महमूद गजनवी के साथ में आया था। इसके बाद हम बात करते हैं अल इस्तिखारी, ये भी एक राइटर है, इसकी पुस्तक है किताब अल मसालिक अल ममालिक, ठीक है। देखिए सेम नाम से यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों बुकें हैं, एक इब्न खुर्दादब लिखा है, एक इसने लिखी हुई है। इसके बाद है अल बलादुरी, इसके पुस्तक का नाम है फतू अल बुल्दान। इसके बाद है अल इदरीसी, इसकी पुस्तक का नाम है नुज़हत अल मुस्ताक। तो ये कुछ बुक्स हैं, उनके राइटर हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। इसके बाद हैं कुछ अभिलेख, जैसे सोहगौरा ताम्रपत्र प्लस महास्थान शिलालेख। ये जो हैं ये दो ऐसे शिलालेख हैं जो कि अकाल में अनाज की व्यवस्था का वर्णन करते हैं कि किस तरह राज्य में अकाल पड़ा और फिर कैसे अनाज की व्यवस्था की गई थी। जैसे अगर हम सोहगौरा ताम्रपत्र की बात करें तो गोरखपुर में स्थित है, यूपी में, महास्थान पाकिस्तान में है। और ये इनकी विशेषता क्या है कि ये अकाल में अनाज की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। एरागुड़ी या एर्रगुड़ी अभिलेख की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश कुर्नूल में है, कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में। ब्रोस्टोफेडन शैली में लिखा गया ये पहला भारतीय अभिलेख है। कौन सा? एर्रगुड़ी। ब्रोस्टोफेडन शैली क्या होता है? जो दाएं और बाएं दोनों तरफ से लिखी जाए। इसके बाद हम बात करते हैं बांसखेड़ा ताम्रपत्र, तो ये हर्षवर्धन के इस पे हस्ताक्षर मिलते हैं, ये शाहजहाँपुर में है बांसखेड़ा ताम्रपत्र। अब हम अगर बात करें मंदसौर की, तो मंदसौर आपका कहाँ पे है? ये मंदसौर ही एक जगह है और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और भारत के प्राचीनतम प्रचार अभिलेख, अगर पहला एडवर्टाइजमेंट वाला अभिलेख अगर देखा जाए, जैसे अभी टीवी पे एडवर्टाइज आता है, प्रचार आता है, विज्ञापन आता है, तो विज्ञापन प्रसारित करने वाला पहला अभिलेख जो है वो मंदसौर अभिलेख है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब उस ज़माने में भी विज्ञापन प्रसारित किए जाते थे, एडवर्टाइजमेंट उस समय भी होता था, लेकिन कैसे होता था? अब तो डिजिटल रूप में है, पहले क्या था? शिलालेखों अभिलेखों के माध्यम से। तो ये मंदसौर जो है ऐसा पहला है जो प्रचार अभिलेख कह सकते हैं इसका। यशोधर्मन से सारे रिलेटेड है ये, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम बात करते हैं हाथी गुफा या हाथी गुम्फा भी लिखा मिलेगा आपको अभिलेख। ये भारत की प्राचीनतम प्रशस्ति है, ठीक है। प्रशस्ति का मतलब ऐसे अभिलेख होते हैं जहाँ पर शासक की प्रशंसा की गई होती है। जैसे जो आपका इलाहाबाद का है, कौशाम्बी का, जो कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था, तो जहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बात की गई, हरिश्चंद्र ने लिखा था, तो वो भी एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब होता है जहाँ शासक की प्रशंसा की गई, उसके विजयों का उल्लेख किया गया हो। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। उदयगिरी आप देखते हैं वहाँ पर भुवनेश्वर में, तो हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है। तो ये अभिलेख और किससे रिलेटेड है, इससे क्या संबंधित विषय वस्तु है, उसके बारे में बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं पूर्व पुरापाषाण काल। यहाँ पर कैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया? क्रूड उपकरण, ठीक है। तो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित है क्रूड उपकरण। इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है फलक उपकरण। देखिए ये जो पत्थरों से बनाए गए जो औजार थे मानवों के द्वारा, उनकी प्रकृति के बारे में, उनके आकार के बारे में, उनमें कैसी विशेषताएं थी, कुछ नुकीले थे, कुछ धारदार थे, कुछ कैसे थे। तो क्रूड उपकरण जो है पूर्व पुरापाषाण काल से, फलक उपकरण जो है मध्य पुरापाषाण काल से, उत्तर पुरापाषाण काल से आपका तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण, जो खुरचनी जैसे हो, जैसे खुरचने वाली चीज़ें होती हैं, उस तरीके के थे। कौन से? उत्तर पुरापाषाण काल के। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के पुरातत्व के प्रमुख महानिदेशक क्रम से। तो क्रम से सबसे पहले कौन आया? कनिंघम, 1871 से 1885 की बात है। इसके बाद जेम्स बर्गस आता है, फिर जॉन मार्शल आते हैं, फिर इसके बाद हैरोल्ड ग्रीव्स आते हैं, फिर दयाराम साहनी। तो पहले भारतीय कौन थे? दयाराम साहनी। फिर ब्लॉकिस्टन आते हैं, फिर के एन दीक्षित आते हैं, फिर मार्टिमर व्हीलर हैं। मार्टिमर व्हीलर किस नंबर के महानिदेशक थे? देख लीजिए यहाँ पर, ये आपके 8वें नंबर के थे। फिर एन पी चक्रवर्ती हैं, फिर माधव स्वरूप वत्स हैं, फिर ए घोष हैं, उसके पश्चात बीबी लाल हैं, ठीक है, बीबी लाल हैं। उसके बाद देश पांडे हैं और इसके बाद बी के थापर हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है भारत के पुरातत्व के प्रमुख महानिदेशक थे। उनका एक क्रम है, क्योंकि कई बार क्रम वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इनको आरोही क्रम में लगाइए, या निम्न में से कौन सा महानिदेशकों का अवरोही क्रम है या आरोही क्रम है। तब विकल्प दिया रहेगा, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता भी होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ व्यक्ति हैं उनके गुरुओं के बारे में। जैसे
हम बात करें पहले रामानंद, बहुत ही फेमस गुरु थे, इनके बहुत सारे शिष्य हुए हैं, महान शिष्य हुए हैं। तो जैसे आप बात करें आपके कबीरदास हैं, ऐसे बहुत सारे जो हैं। तो रामानंद के गुरु थे। अब इनके गुरु कौन थे? राघवानंद। इसके बाद अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो इनके गुरु थे स्वामी ब्रजानंद। इसके बाद तुलसीदास के देखिए बाबा नरहरि हैं, तुलसीदास के बाबा नरहरि हैं। और रामानंद की जैसे मैंने बात की थी, तो रामानंद के जो शिष्य थे, जो कई सारे जो है नाई भी थे, उसमें आपके रायदास हैं, संत रविदास, इसके बाद कबीरदास है, ऐसे कई सारे जो सगुण और निर्गुण शाखा से रिलेटेड थे, उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो तुलसीदास के गुरु थे बाबा नरहरि। इसके बाद हम बात करते हैं A.O. ह्यूम की, जो कि आपके कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड है। इनके गुरु थे महादेव गोविंद रानड़े। महादेव गोविंद रानड़े ये महाराष्ट्र के थे, आपको पता होगा इनके बारे में। जब मैं आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा आपको तो इनके बारे में बताऊंगा। हालांकि ये जो आपका यहाँ पर तथ्यात्मक जो आप देख रहे हैं, ये प्राचीन इतिहास से रिलेटेड न होकर के कहाँ से हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे गुरु थे जो कि प्राचीन इतिहास रिलेटेड थे, जैसे दयानंद सरस्वती की बात करें, लेकिन यहाँ पर दे दिए गए हैं सारे के सारे। तो मैंने सोचा एक साथ इनको क्यों ना बता दिया जाए, किसी दायरे में बन के ना रहें कि हाँ हम प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं तो एकदम चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है कट कर दें। तो चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। इनके गुरु थे बंकिम चंद्र चटर्जी। शिवाजी के गुरु थे दादाजी कोंडदेव। इसके बाद तानसेन के गुरु थे शेख मोहम्मद गौस। शौकत अली के गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। जहांगीर के गुरु थे अहमद फारूक सरिंदी। देखिए मैंने ऐसे गुरुओं को और व्यक्तियों को लिया है जो शायद आपको नहीं पता रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुरु और उनके व्यक्ति हैं जो आपको पता होंगे, उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो अब जहांगीर के गुरु अहमद फारूक सरिंदी हैं। इसके बाद औरंगजेब के जो गुरु थे शेख मासूम। देखिए गुरु का नाम शेख मासूम था, लेकिन औरंगजेब बहुत ही क्रूर व्यक्ति। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो हमने यहाँ पर व्यक्ति और गुरुओं के बारे में जाना, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं चीनी वृत्तांत के बारे में। चीनी वृत्तांत क्या है? जैसे चीनी लेखक हैं, उनका समय क्या था और उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कौन सी बुक लिखी हुई है। तो फाहियान की बात करते हैं। फाहियान किसके दरबार में आया था, कमेंट करके आपको बताना है। 399 से 414। कई बार ये जो है समय भी पूछ लेता है, तो जिसका समय यहाँ पर दिया गया है उतना आप नोट रखिए, बाकी चीज़ों का आप ये मत दिमाग लगाइएगा कि हाँ किसी का समय नहीं दिया। जैसे एक लोगों का यहाँ पर समय टाइम पीरियड नहीं दिया गया होली का, तो परेशान मत होइएगा, आप जिसका दिया है सिर्फ उतना याद रखिएगा, ठीक है। फो म्यू की, इनका यात्रा वृत्तांत क्या है? फो म्यू की। ये पुस्तक ये मान सकते हैं किसकी? फाहियान की। और कब आए थे ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। इसके बाद हम बात करते हैं सुंगयुन की। सुंगयुन 518 से 521 के समय में आता है। इसकी पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये यात्री था ऐसा पता चलता है, ठीक है। ये अब इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे, पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा चीनी यात्री नहीं है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। या ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा यूनानी लेखक है। तो अगर आप उसमें से बीच में कहीं चाइनीज़ लेखक का नाम दे दिया तो आप तुरंत इनको पढ़ करके जान जाएंगे कि हाँ ये तो चाइनीज़ है, ये यूनानी हो ही नहीं सकता, ये अरबी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको एलिमिनेटेड मेथड से आप इसको कर पाएंगे। इसलिए पढ़ते रहना, ये चीज़ों को पढ़ते रहना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप बहुत सारे प्रश्न को एलिमिनेट कर करके आप सही कर पाएँ, ठीक है। जैसे हम ह्वेनसांग की बात करें तो 629 से 645 का इसका समय है, और इसने CU की लिखा है, हर्षवर्धन के समय की आया था। हुइली की बात करें तो इसने ये ह्वेनसांग का जीवनीकार था। कौन? हुइली, ठीक है। ह्वेनसांग भी चीनी लेखक था, लेकिन इसके बारे में हुइली ने लिखा हुआ है। अगले हैं वांगस्वांस। 647 के समय इसका टाइम दिया गया है। और जोंगितिया जहुंगुओ किंग इसकी पुस्तक का नाम है। इसके बाद इत्सिंग इंपॉर्टेंट है, 671 ईस्वी में आया ये। इसकी पुस्तक का नाम है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इत्सिंग की ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। अगर जो लिखा हुआ है उस ना समझ में आए तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस करिए। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, ये इसकी पुस्तक का नाम है, किसकी? इत्सिंग की। इसके बाद अगला है लास्ट चाओजू कुआं, 1225 ईस्वी में आता है ये, और इसकी पुस्तक का नाम है चुफोनचीन। क्योंकि चाइनीज़ हैं इसलिए ऐसे इनके कुछ अजीब नाम हैं। तो हमने कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा इनको। इसके बाद कि जो है लेख है उस पर क्या वर्णित किया गया है। जैसे एक लेख है भट्टी प्रोलू, इसमें चांदी के पत्र पर लिखा गया, ये प्राचीनतम अभिलेख है। सवाल आपसे कर दिया जाए कि चांदी के पत्र पर लिखा गया, क्योंकि ताम्र पर तो लिखा गया है, ठीक है, लौह पर तो लिखा गया है, पत्थरों पर तो लिखा गया है ये, लेकिन चांदी के पत्र पर लिखा गया प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? भट्टी प्रोलू। इसके बाद नासिक लेख की बात करें तो यवन शब्द का पहला अभिलेखीय प्रमाण प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यवन शब्द का पहला अभिलेखीय प्रमाण किसमें मिलता है? नासिक लेख में। इसके बाद आरा लेख में क्या मिलता है? आरा बिहार में है।
कनिष्क द्वितीय को कैसर की उपाधि से विभूषित किया गया है। किसको? कनिष्क द्वितीय को। किसमें? आरा लेख में। इसके बाद है सांची लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के से रिलेटेड है ये, और ग्राम पंचायत का विवरण मिलता है इसमें। मथुरा लेख की बात करें तो मथुरा लेख हुविस्क का है, और आटा पीसने वाली श्रेणियों का वर्णन। श्रेणियाँ मतलब कुछ जो काम करने वाले कर्मचारी थे, श्रेणियाँ उनको बोला गया। इनका एक ग्रुप्स रहता था, चाहे वो व्यापार के लिए हो ऐसे। तो मथुरा लेख जो है वो विश्व का है, आटा पीसने वाले श्रेणियों का वर्णन करता है। अयोध्या अभिलेख की बात करें, धनदेव का है। इसमें अश्वमेध यज्ञ का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? अयोध्या अभिलेख। इसके बाद हम बात करते हैं रिद्धपुर पूना ताम्र लेख। ये रानी का दान पत्र इसको बोला जाता है। ये प्रभावती गुप्ता द्वारा जो है लिखवाया गया था, रिद्धपुर पूना ताम्र लेख। और ये जो प्रभावती गुप्ता कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, ठीक है, जिनका विवाह वाकाटक वंश के जो है रुद्र सिंह द्वितीय के साथ हुआ था। तो ये वही हैं प्रभावती गुप्ता। इसके बाद हम एरण अभिलेख की बात करते हैं। तो एरण अभिलेख जो है ये सती प्रथा व सप्ताह के 7 दिनों का प्रथम उल्लेख है। मतलब सप्ताह के 7 दिन कौन कौन से होते हैं उनका प्रथम उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है? एरण अभिलेख। और सती प्रथा के बारे में सबसे पहले यही बताता है। देखिए यहाँ एरण अभिलेख की बात करेंगे तो भानुगुप्त से भी रिलेटेड है, और यहाँ पर जो है कुमारगुप्त ने भी एरण अभिलेख लिखवाया था एरण में, क्योंकि एरण जगह हो गई तो उसमें अगर 2 लोगों के लेख मिल जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। सती प्रथा वाला भानुगुप्त आप याद रखिएगा, हालांकि कुमारगुप्त के भी एरण में मिलते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ अभिलेख, और उन अभिलेखों में वर्णित जो चीज़ें थी, बस विषय वस्तु थी उसके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। शुरू में मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इतना सारा आपका टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।